हेलो गाइस। पिछली क्लास में बेटा हमने स्टडी किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में और आज का अपना जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, कौन सा टॉपिक अपने स्टडी करने वाले हैं आज? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने आज स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा देखो कितना अच्छा अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे बेटा। ठीक है, नोटबुक ले लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लेना। ठीक है, इस टॉपिक को सीखने के बाद आपके सारे डाउट बेटा क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं और से किसी भी इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट देखने की नीड ही नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं अपने स्टार्ट। वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन चैप्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी एक्सपर्ट बनने को तैयार हैं सभी बच्चे। चलिए बच्चों, तो मैं पहले आपको क्या करता हूं, इसके ऊपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो सभी बच्चों को इसकी डेफिनेशन तो पता ही है। क्या है इसकी डेफिनेशन? द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या रेस्ट पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, जैसे हम पढ़ते हैं, आपको सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं जो आप 9th-10th में पढ़ते हो भी। ये मास है, ठीक है। इस मास की पोजीशन जो है वो h हाइट पर है। ठीक है, कहाँ है? h हाइट के ऊपर है। ठीक है, h हाइट पर है, तो इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो ग्राउंड पे नहीं है, हाइट पे है। या इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइट पर है। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था बताओ? mgh था। ठीक है, mgh। ठीक है, और अगर हाइट जीरो होगी तो यहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर बेटा हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है ग्राउंड के ऊपर जनरल केस में। ठीक है, मैंने एक बात यहाँ बोली है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर पहले आप एक बात यहाँ पे फर्स्ट लाइन को पहले समझो। ठीक है, पूरा टॉपिक समझेंगे तो सभी लाइन्स क्लियर होंगी, लेकिन लाइन टू लाइन चलो। फर्स्ट लाइन क्या है बच्चों? फर्स्ट लाइन ये है आपके पास कि पोजीशन के कारण, ठीक है, रेस्ट पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल एक और था बेटा जो आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में भी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को बेटा अगर हम कंप्रेस कर दें अपनी नेचुरल पोजीशन से, अगर ये मान लो इसकी नेचुरल पोजीशन है और यहाँ से हम इसको कंप्रेस कर दें या इसको स्ट्रेच कर दें, या तो इसको खींच दें या इसको प्रेस कर दें एक्स डिस्टेंस से, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाती है। इसका फॉर्मूला भी हमने बेटा स्टडी भी किया हुआ है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो अपना, ठीक है, पिछला भी अपना टॉपिक था स्प्रिंग के ऊपर। आपको मैंने क्वेश्चन वर्क डन जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता था स्प्रिंग में। तो अभी आज के लेक्चर में बेटा आप ये दो फॉर्मूले तो याद कर लो, mgh और हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हमारे पीछे की क्लासेज के अंदर यूज किए हुए फॉर्मूलाज हैं। कोई नए फॉर्मूला नहीं है, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हमने फर्स्ट बात क्या पढ़ी? पोटेंशियल एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल, पी फॉर पोजीशन के कारण या रेस्ट पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी इज फाउंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू इट्स स्टोरिंग नेचर। ये बेटा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर स्टोर होती है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जब हम इस मास को ऊपर उठाएंगे, जमीन से, ग्राउंड से किसी भार को उठाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो हम वर्क करते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन बेटा अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा फोर्स, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो उसमें पता है क्या होता है? उसमें एनर्जी का लॉस होता है, उसमें स्टोरिंग नेचर नहीं होती है। तो याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल किस में पाई जाती है? कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। नेक्स्ट बात, इफ वर्क डन इज ऑन ए बॉडी और सिस्टम बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हम आपको बेटा ये बताएंगे, ये समझाने के लिए था, इसको थोड़ा सा नोट कर लो फॉर्मूलाज को। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है अपने पास कि पोटेंशियल एनर्जी कब डिक्रीज होती है और कब इंक्रीज होती है। देखो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, ये एक बॉडी है, ये हाइट के ऊपर है, h हाइट पर है। ठीक है, h हाइट पर है बॉडी, तो ये नीचे आएगी, हाइट से ये नीचे आएगी, यहाँ रहेगी ग्राउंड। तो नीचे क्यों आएगी? क्योंकि इसमें क्या लगेगा बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। इसके अंदर क्या लगेगा बच्चों बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स इसके अंदर एक्ट करेगा, Fg। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, वर्क इज डन ऑन ए बॉडी या सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या होगा? फोर्स इसके ऊपर लगेगा, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो इसको नीचे खींचेगा। यानी कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बॉडी पर वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्क इज डन ऑन ए बॉडी, ठीक है, वर्क इज डन ऑन ए बॉडी या सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया इसके ऊपर। किसने वर्क किया? ग्रेविटेशन फोर्स ने इसको खींच लिया, ग्रेविटेशन फोर्स ने इसको वर्क किया। तो बेटा ये खींचने पर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी
कम होगी। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको mgh अभी याद कराया था, तो हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि u प्रोपोर्शनल टू h हो गई है। ठीक है, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चों को पता है कि पत्थर ऊपर से छोड़ते हैं नीचे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड उसकी बढ़ती है, लेकिन बेटा एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए हैं। कितने पॉइंट हो गए हैं देखो, फर्स्ट पॉइंट बच्चों को याद हो गया पोजीशन के कारण, सेकंड पॉइंट ओनली कंजर्वेटिव फोर्स में, और थर्ड क्या होगा कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। नोट कीजिए इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट। बट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन वर्क डन बाय बॉडी और सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, वर्क करेगी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, अगर हम ये अपोजिट केस देखें कि अभी पहले बॉडी ग्राउंड पर पड़ी थी, पहले तो ग्राउंड पे थी, फिर ऊपर उसको लेके गए थे, है ना, तो अब हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स तो बेटा इसको नीचे खींचता है, तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा आपको, इन दिस केस द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहली बात तो फर्स्ट लाइन देखो, बट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो हम इसके ऊपर बेटा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब क्या होगा, ये बॉडी जो है वर्क डन बाय बॉडी, अब ये हमारा फोर्स लेकर, हमारी एनर्जी लेकर ये बॉडी वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी बॉडी, ये बताओ, वर्क डन बाय बॉडी या सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये अगेंस्ट वर्क करेगी, यानी कि ये ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगी तो आप समझ गए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हाइट बढ़ेगी, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। समझ गए, छोटी सी बात है बेटा कि ऊपर लेके जाते हैं बॉडी को, तो उसकी पहले तो नीचे वाला देख लो, क्योंकि अपने लास्ट क्लास में स्टडी किया, पिछले पेज वाला फिर देख लो उसको, कि ऊपर से नीचे आती है बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और नीचे से ऊपर जाती है, हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक कम होती है। आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पत्थर धीरे धीरे रुक जाता है। तो सारी बातें आपको पता है, बस उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कन्वर्ट कर लीजिए इसको, कि ये है बेटा वर्क डन बाय बॉडी, और वो क्या था, वर्क डन अपॉन ए बॉडी। ठीक है, ये वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन बॉडी यहाँ वर्क कर रही है, उसके अगेंस्ट कर रही है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। फर्स्ट केस में क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है बॉडी पर, ठीक है, ऑन बॉडी या अपॉन बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर क्या होती थी बताओ, डिक्रीज होती थी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी। दोनों पॉइंट याद हो गए, है ना। पॉइंट नंबर 5, इन दिस केस द वर्क डन दिस एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने कहा ना बेटा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो ये क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हम वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा वर्क भी तो यही होगा ना बेटा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या था, mg, हमने भार को उठाया तो mg के बराबर फोर्स लगाया, और हाइट कितनी हुई, h, तो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दिस वर्क डन जो अगेंस्ट वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही तो कारण है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स में, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में स्टोरिंग नेचर नहीं होती है बच्चों, उसमें लॉस हो जाता है एनर्जी का, जो हम वर्क करते हैं वो हीट में बदल जाता है, नॉन कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक मैथमेटिक्स सिखाते हैं, तो ये समझाने के लिए था, इसको बच्चे सारे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। अब हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बात, एक फॉर्मूला डिराइव करना आपको सिखाते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। देखो क्या है बच्चों ये फॉर्मूला, कि वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एक जनरल बात करें तो वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या एफ डी आर कोस थीटा। और बेटा जब अगेंस्ट वर्क करेंगे, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो ग्रेविटेशन तो नीचे लग रहा था और हम उसको ऊपर लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री। थीटा 180 है तो कोस 180 कितना होता है बताओ, -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। और ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वर्क किसके इक्वल कर दिया हमने, डी यू के। डी यू क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ डॉट डी आर, तो एफ क्या आ जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर। ये क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्स कौन सा है, ये कंजर्वेटिव, क्योंकि ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में ही पाई जाती है। तो फॉर्मूला बेटा याद कर लो, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। कैसे आया ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।
नेक्स्ट पेज बेटा जो मैंने आपको भी बताया था, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ, U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट पजेस ड्यू टू दिस पोजीशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो एनर्जी होती है वो mgh होती है। यही वर्क डन होता है, वर्क भी तो mgh होता है क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और जो स्प्रिंग को बेटा कंप्रेस या स्ट्रेच करने पे जो एनर्जी होती है, SHM की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ kx²। यही स्प्रिंग को खींचने में वर्क होता है क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 और एक ये याद कर लें जो अभी किया था, F इज इक्वल टू -du/dr। ये ठीक है। एक बात और, एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल। तो बेटा जब ऊपर से हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ऊपर कौन सी एनर्जी होती है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि हमने अभी कहा कि ऊपर से बॉडी नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो mgh पोटेंशियल कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, अब इसमें बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, आगे m से m कैंसिल हो जाएगा तो v² क्या हो जाएगा, 2gh, या वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 2gh आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वही है, कौन सी, जो अपने स्टडी करते हैं न्यूटन्स इक्वेशन के अंदर, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जिसमें बेटा अगर u 0 हो तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, v² इज इक्वल टू 2gh। तो जो फॉर्मूला यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशन से हमने बनाया था वही हम उसे एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे भी उसको हम बना सकते हैं। नोट कीजिए बेटा इस बात को, पेज नंबर 3 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल है बेटा, mgh हाफ kx² माइनस du/dr, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखो नीट में बेटा ये क्वेश्चन आया है, जैसे देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होती है, जब अगेंस्ट वर्क होता है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बेटा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय द बॉडी या सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये देखो, ये इसके ऊपर बेटा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होती है। अगर इसका उल्टा हो कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब होती है तो इसमें क्या कहेंगे, अपॉन द सिस्टम। ठीक है, अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाला डी आंसर तब होगा जब ये इसका अपोजिट होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज के बजाय डिक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, तब आंसर डी होगा, अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो चुके हैं, तो इस तरह के बेटा इसमें न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है बच्चों, देखो कि एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी E है। ठीक है, मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। देखो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो तो बच्चों टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू U प्लस K। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके बारे में हमने ये बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी बेटा होती है हाफ mv²। तो मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता और स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, v का स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से हमेशा बड़ी होती है, माइनस की कभी नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी तो बेटा हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, है ना। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि E माइनस यू को मैं इधर ले जाता हूँ, इज इक्वल टू K आ गया। पर K, ये बात यहाँ पे करते हैं एक मिनट, कि K हमेशा बेटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ E माइनस यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 से ज़्यादा होगी। तो E माइनस, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, E माइनस यू होती है। टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी घटाओ, क्योंकि टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल में पोटेंशियल को माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 से ज़्यादा होती है। तो E माइनस यू हमेशा 0 से ज़्यादा होता है। या बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम U को उधर ले जाएं, हम ये कह सकते हैं कि E इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन U।
ठीक है, u को उधर ले जाओ, या इसको उल्टा लिख लो तो u इज ऑलवेज लेस देन e, और लेस देन और इक्वल देन e, एक ही बात है ना ये दोनों। तो यहाँ पे बेटा ये वाला आंसर आ जाएगा, u इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल देन e हो जाता है। ठीक है बच्चे, समझ गए बात? ठीक है, ये एक कंसेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना वो ही इस क्वेश्चन को कर सकता है। कंसेप्ट कौन से? कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस करने हैं। है वैसे सिंपल ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 में। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 3 में अपने चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो, इसमें क्या है बेटा, एक बच्चा है, एक चाइल्ड इज सिटिंग ऑन ए स्विंग, एक बच्चा बेटा झूले ले रहा है। ठीक है, छोटे बच्चे देखो झूले लेते हैं जब भी, उसकी बात चल रही है। यहाँ पे देखो ये वाली बात, कि ये एक बच्चों झूला चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट देखो, ठीक है, ग्राउंड से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट देखो, ये है इसकी मिनिमम हाइट, कितनी दी है आपको बताओ, 0.75 मीटर। ठीक है, 0.75 मीटर, और यहाँ से ये ग्राउंड से ऊंचा हो जाता है, इधर जाता है ना झूला, देखो झूला ऐसे चल रहा है बेटा, है ना, पहले ऊपर फिर नीचे, तो नीचे से जब ये ऊपर जाता है झूला, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से वो कितनी हो जाती है, 2 मीटर। ठीक है, तो पूछा क्या गया, इसकी मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड इसकी कहाँ पे होगी, जब ये ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, जो आपने सीखा है कि नीचे से ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यहाँ पे जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जाके झूला रुक जाता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम भी समझ सकते हैं आप, नीचे से ऊपर गया, यहाँ जाके रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब नीचे आता है तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी, तो आपको यहाँ पर इसकी स्पीड बतानी है। अब बच्चों ये बताओ कि इसने हाइट कितनी कवर की है, हाइट कवर्ड। ठीक है, देखो ऊपर ये कितनी हाइट पे था, 2 मीटर पे, नीचे आया तो 0.75 बच गई, तो 2 माइनस 0.75, यानी कितनी हाइट कवर की है, 1.25 मीटर, ये उसने हाइट कवर की है। और जब ये ऊपर से नीचे आया है इस हाइट को कवर करने के बाद, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, देखो mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ एम वी स्क्वेयर, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 2gh, या वी क्या आ जाएगा, √2gh। वैसे सिंपल है, आपको मैंने अभी डायरेक्ट भी सिखाया था कि बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh हो जाती है बच्चों। तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी कवर की है बच्चों इसने, बताओ 1.25, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, 125 इंटू ये 125, तो 25 के बाद ये कितना बच जाएगा बताओ, 5 मीटर पर सेकंड बच। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 में। नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलते हैं। चलिए बच्चों, ये है न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके पास। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी का मास है 1 किलोग्राम। ठीक है, उसे ऊपर की ओर अपवर्ड उसे थ्रो किया जाता है विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से इसे ऊपर फेंका जाता है। देखो यहाँ से देखो, तो एक बॉडी है बेटा, इसे बच्चों ऊपर फेंका जाता है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी v या u जो भी लिख लो, आगे देखते हैं। ये क्या करता है, किसी मोमेंट पर रेस्ट में आ जाती है 18 मीटर हाइट पे, तो यहाँ पर जाकर 18 मीटर ऊपर जाकर ये रेस्ट में आ जाती है। ओके, तो बताओ हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बेटा इसने पूछा क्या है कि फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस कितना हो। ठीक है, सोचेंगे इस बात को। आप ये बताओ कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन केस, विदाउट फ्रिक्शन केस, अगर बच्चों इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, सोच के बताओ 1 मिनट। फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे से बॉडी ऊपर जा रही है, तो आपको जो मैंने सिखाया था काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाती है, mgh बन जाती। ठीक है, तो m से m तो कट जाता,
अब आप ये देखो कि h तब कितना होता, वी स्क्वायर बाई 2g होता। वी स्क्वायर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10, तो कितना आ गया हाइट 20 मीटर। बट एक्चुअल हाइट आपको कितनी दी हुई है, एक्चुअल में आपको एच डैश कितनी दी हुई है 18 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर कम होगी ना बेटा, समझ गए ना बात, यही तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात थी कि उसने बीच में रोल प्ले किया है फ्रिक्शन का। तो आप समझ गए हो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कितना जाता, तो ये 20 मीटर जाता, लेकिन अभी कितना गया है बताओ, ये अभी कितना गया है 18 मीटर। तो हाइट का लॉस कितना हुआ, 2 मीटर का हुआ ना, हाइट का लॉस हो गया। अब हाइट का लॉस हुआ है तो बच्चों एनर्जी का भी लॉस हुआ होगा। अब एनर्जी का लॉस कितना हुआ, देखो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस U माइनस यू डैश, ठीक है, यानी कि एम जी एच माइनस एम जी एच डैश, एम जी एच माइनस एम जी एच डैश, या एम जी कॉमन आ जाएगा, एच माइनस एच डैश। तो डेल्टा यू बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मास कितना है बॉडी का, देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम, जी कितना है बच्चों 10, एच कितनी थी 20 मीटर, एक्चुअल कितनी रहेगी 18 मीटर, 2 मीटर का लॉस हो गया, और एनर्जी का लॉस कितना हो गया 20 जूल। तो 20 जूल एनर्जी का लॉस हो गया फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो बच्चों ने क्या देखा, बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, अगर फ्रिक्शन का इसमें जिक्र नहीं होता तो वो 20 मीटर हाइट पे जाती, लेकिन अभी फ्रिक्शन भी इसमें लगा है तो ये कितनी हाइट पे गई थी 18 मीटर पे। तो हाइट का लॉस कितना हुआ बच्चों 2 मीटर का, 2 मीटर का हाइट का लॉस हुआ इसमें, और एनर्जी का कितना लॉस हुआ बताओ 20 जूल, ठीक है, एम जी एच माइनस एम जी एच डैश, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में, न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद भी। देखो नीट का कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 किलोग्राम ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए हाइट 10 मीटर। ये बच्चों ये कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, उसके ऊपर हम एक बॉडी को स्लाइड करते हैं, यहाँ से ऊपर तक हम स्लाइड करते हैं, तो हमें वर्क कितना करना पड़ता है 300 जूल करना पड़ता है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ, ठीक है। इसने फिर कहा कि इसमें फ्रिक्शन भी लगा है, ठीक है, फ्रिक्शन लगा है तो बेटा ये वर्क ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। तो आप यहाँ पे ये करो बात कि विदाउट फ्रिक्शन केस, अगर ये विदाउट फ्रिक्शन केस होता, ठीक है, तो वर्क कितना होता, वर्क होता है बेटा एम जी एच होता है, एम कितना है 2, जी कितना है 10, और हाइट भी कितनी है 10। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन कितना हो जाता बताओ 200 जूल हो जाता है ना। पर एक्चुअल वर्क कितना है, एक्चुअल जो वर्क है वो कितना है बच्चों 300 जूल है हमारे पास, ठीक है, 300 जूल है। इससे आप समझ गए कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना किया होगा 100 जूल, क्योंकि ग्रेविटेशन फ्रिक्शन नहीं होता तो 200, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें कितना आंसर आ जाएगा 100 जूल। पर आप इसको अगर फॉर्मूला टाइप में सही से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कि टोटल वर्क क्या होता है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, एफ फॉर फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी को ऊपर लेके गए हैं ना, तो ग्रेविटेशन के भी अगेंस्ट वर्क हुआ और फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो हुआ ही है, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा ही मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया यहाँ पे 300, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना था ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कितना था 200, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना हो जाएगा 300 माइनस 200, यानी कि 100 जूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी नोट कर लीजिए। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में चलते हैं, नोट कर लो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 6। तो इसमें बेटा आपको पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए, फिर बेसिक न्यूमेरिकल सिखाए, अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल जो टफ वाले हैं ना जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो भी देखो, वो भी सिखा देंगे, सब आसान बना देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, देखो कितना अच्छा न्यूमेरिकल आया है। एक पार्टिकल को बेटा रिलीज करते हैं एच एस हाइट से, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक पार्टिकल को बच्चों रिलीज किया जाता है यहाँ से एस हाइट से, कितनी हाइट से एस हाइट से इसको रिलीज किया जाता है, एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, वहाँ से इसको छोड़ा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब ये नीचे आता है बच्चों तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्पीड इसकी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एक पोजीशन ऐसी आती है, मान लो ये एक पॉइंट बीच में कहीं आता है, पॉइंट पी आता है, जहाँ पर क्या होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स इंटू पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है तो बढ़ के 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम हो रही है, नीचे जाने पे पोटेंशियल तो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक सब एनर्जी काइनेटिक हो जाएगी टोटल, पर बीच में एक पॉइंट है जहाँ काइनेटिक एनर्जी डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, आपको पॉइंट ऐसे दिया जाएगा कुछ, क्योंकि बीच में दोनों एनर्जी होगी। इसके बाद ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सारी एनर्जी पोटेंशियल हो, नीचे आके टकराएगा तो पोटेंशियल जीरो, सारी एनर्जी काइनेटिक बन जाएगी, लेकिन बीच में दोनों होंगी, तो उनमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि ये एनर्जी इसका इतना टाइम है। तो वो वाली हाइट बताओ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, स्पीड भी बताओ। तो आपको पहला काम बेटा इसमें हाइट निकालनी है, कौन सी, कि ये इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी। मान लो इसने h हाइट कवर कर ली, तो ग्राउंड से हाइट इसकी s माइनस एच बच जाएगी ना, क्योंकि टोटल हाइट तो s है ना। सिंबल पे ध्यान रखिए, टोटल हाइट कितनी है, s है। अब बच्चों क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, ओके है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच, लेकिन वो एच होती है हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो यहाँ ग्राउंड से हाइट कितनी है एस माइनस एच है, तो यहाँ आप हाइट क्या लगाओगे एस माइनस एच, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये एच हाइट कवर करके आया है तो वी स्क्वायर कितना होता है 2gh, तो वी स्क्वायर कितना होता है 2gh होता है, तो हाफ एम टू में 2gh, ये वेलोसिटी अपने को पता है एच हाइट आने पर वेलोसिटी थ्योरी में सीखा था, एम जी एस माइनस एच। तो बच्चों क्या होगा, एम से एम कट गया, जी से जी भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया यहाँ, है ना। तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 3s माइनस 3h, या 4h इज इक्वल टू 3s, h कितनी आ जाएगी 3s बाई 4, ये हाइट आ गई आपकी h। लेकिन अब ग्राउंड से हाइट आ गई जो कवर्ड हाइट है, जो हाइट वो चला है, मतलब कि टॉप पॉइंट से हाइट आई, ठीक है, टॉप पॉइंट की हाइट है इस पॉइंट से, लेकिन आपको तो ग्राउंड से पूछी है ना, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से बच्चों कितनी हो जाएगी s माइनस एच हो जाएगी, तो s माइनस एच क्या हो जाएगी बताओ 3s बाई 4, कितनी आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका s बाई 4 आ जाएगा, s बाई 4 हाइट हो जाएगी, s बाई 4। अब रहेगी बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बेटा क्या थी बताओ, अंडर रूट 2gh थी, इस पॉइंट p के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी 2gh, ठीक है, वेलोसिटी क्या थी अंडर रूट 2gh, 2g और h, ये h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3s बाई 4, 3s बाई 4, तो वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी 3gs बाई 2 इन रूट 3gs बाई 2 इन रूट, ये आंसर आ जाएगा s बाई 4 और 3gs बाई 2। समझो बेटा इस बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम दी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें वी स्क्वायर क्या होता है 2gh, ठीक है, तो h हाइट चलने के बाद, लेकिन अब इसमें एक छोटी सी बात ये थी कि इसकी ग्राउंड से जो हाइट है ना कंसेप्ट, वो s माइनस एच है, ठीक है, तो आपको बताना भी s माइनस एच ही था सरफेस से, ठीक है। तो आप यहाँ गलती कर सकते हैं, बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें सिली मिस्टेक के थोड़े चांस हैं, ठीक है, कि एक तो h है, ऊपर से नीचे कितना आया वो h हाइट वो कवर कर गया, ओके, तो अगर आपको h हाइट ही पूछी जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप h की वैल्यू आप 3s बाई 4 बताओगे, लेकिन अब उसने ग्राउंड से पूछी है तो s माइनस एच करोगे, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट 2gh, इसमें h होती है कवर्ड वाली हाइट, तो कवर्ड वाली हाइट इसमें आप यूज कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बच्चों को बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल ये क्लियर कर देता है अच्छे से। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। चलिए बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। ये है न्यूमेरिकल नंबर 7। देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रीबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड इज। देखो समझे बेटा क्वेश्चन को, समझ गए क्वेश्चन को, चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी अच्छे से। देखो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट फॉल होता है 10 मीटर हाइट से, तो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये देखो ये 10 मीटर हाइट से नीचे आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है 10 मीटर से। जब ये स्ट्राइक करता है तो 50% इसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो इसकी जो एनर्जी आई थी मुड़ते वक्त क्या होता है 50% लॉस हो जाता है, तो अब ये कितनी हाइट पे जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको बात बताऊं, u इज इक्वल टू एम जी एच, एम और जी तो कांस्टेंट होते हैं, u प्रोपोर्शनल टू h, अगर u बेटा इसकी हाफ हुई है 50% हुई है तो हाइट भी हाफ रह जाएगी, तो 10 मीटर का आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है, 50% के केस में तो पक्का है। पर अगर 30% हो तो 30% कर दो इसको, जो रह गई है ना, पर ये आप इसे प्रोपोर्शनल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले इसके कंसेप्ट सीखो एक बार दोबारा से, कि इसकी जो बेटा
जो एनर्जी आई थी ना, यहाँ टक्कर हुई तो एनर्जी का लॉस हो गया मान लो, है ना। तो 50% जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी, यानी कि 50/100 mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, 50/100 mgh, तो m से m तो बेटा कट गया, यहाँ 50/100 क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इसका v² क्या हो जाएगा gh, या v क्या हो जाएगा √gh हो जाएगा। वेलोसिटी बेटा कम हो गई ना, वैसे तो वेलोसिटी क्या होती है √2gh होती है, यहाँ वेलोसिटी कम रह गई लॉस होने के कारण, है ना। अब जब ये टकराएगा बेटा तो इसकी जो वेलोसिटी है √gh ये अब u का काम करेगी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0 सेकंड मोशन में। तो सेकंड टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट मोशन की तो फाइनल है √2gh, क्योंकि फर्स्ट मोशन के बाद टक्कर हुई और एनर्जी का लॉस हो गया, है ना वहाँ पे। अब जब मुड़ेगा तो इस लॉस वाले पोटेंशियल लॉस वाले वेलोसिटी को लेके मुड़ेगा, है ना, इस कम वेलोसिटी को लेके मुड़ेगा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई है, √gh रह गई है, और ये वेलोसिटी सेकंड मोशन के लिए बेटा किसका काम करती है, इनिशियल वेलोसिटी का, और सेकंड मोशन का फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फॉर सेकंड मोशन, ठीक है। पहले इस v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, √g कितना है 10 और h कितना है 10, तो v कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे मुड़ेगी, तो वो ऊपर कितना जाएगी, ये सेकंड मोशन के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सेकंड मोशन के लिए हम अब इधर चलते हैं, सेकंड मोशन को इधर लिख के, सेकंड मोशन के लिए v² क्या होगा, u² माइनस 2gh डैश। v² तो 0 हो गया, क्योंकि सेकंड मोशन का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, और इनिशियल कितना था 10 था, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, g की वैल्यू 10 इंटू h डैश, तो 20h डैश इज इक्वल टू 100, तो h डैश बच्चों कितना आ जाएगा 5 मीटर, तो ये 5 मीटर जाएगी। यही आपका आंसर था, जो मैंने आपको पहले डायरेक्ट शॉर्टकट में भी बता दिया था कि u प्रोपोर्शनल टू h होता है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू mgh, तो u आधी हुई है तो h भी आधी होगी, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। लेकिन आपने करना ऐसे है, अगर ये कंसेप्ट जो समझना है अभी फिलहाल, कि 50% पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, तो 50/100 mgh इज इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ से इसका v आ जाएगा, v कम हो जाएगा, और इस तरह से आप इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हो इजीली। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 8 में। न्यूमेरिकल नंबर 8, चलिए बच्चों, ये मैथमेटिकल है क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है। तो 8 और 9 एक जैसे क्वेश्चन है जो नीट में 2 बार आए हैं। चलिए देखो बेटा क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज दिस। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसने दे रखा है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज। देखो फिर से एक बार आपको मैं दोबारा समझा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा कि जहां पे फोर्स 0 होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहां पर फोर्स 0 होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले तो ये बताओ कि फोर्स का फॉर्मूला आपको मैंने क्या सिखाया था, -du/dr, ये मैंने आपको बेटा सिखाया था। फोर्स का फॉर्मूला आपको मैंने क्या सिखाया था, -du/dr सिखाया था, -du/dr। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि आप u की वैल्यू ये रख दोगे d/dr, और u की वैल्यू आपके पास क्या है a/r² माइनस b/r, ये u की वैल्यू होगी। नेक्स्ट लाइन, तो फोर्स क्या हो जाएगा माइनस, अब d/dr को आप अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा d/dr a/r² माइनस d/dr b/r, ठीक है। यानी अब आपको दोनों का ही डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो f क्या हो जाएगा, माइनस a को पहले लिख लो d/dr r की पावर -2, ठीक है, माइनस r की पावर -2, और यहाँ क्या आ गया, माइनस b को पहले लिख लो d/dr r की पावर -1, ठीक है। यहाँ तक आगे बच्चे। अब क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस a, डिफ्रेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, n x की पावर n-1, n होती है पावर, तो पावर कितनी है यहाँ -2 r की पावर -2 -1, ठीक है, n x की पावर n-1, n की जगह पे पावर -2, माइनस b को पहले लिख लो n x की पावर n-1, ये तो हो गया बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन। तो f कितना आ जाएगा आपके पास, -2a/r की पावर 3 प्लस b/r की पावर 2, ठीक है। ये आ गया फोर्स और स्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें फोर्स जीरो होता है, तो फोर्स को जीरो कर दो, जीरो इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2a/r³, और ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस b/r²। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a/r³ इज इक्वल टू b/r²। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, r² से ये r³ कट के यहाँ r आ जाएगा, r किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2a/b के, ठीक है। r किसके इक्वल आ जाएगा 2a/b के, जो कि होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस, डिस्टेंस r हो गई, और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स को जीरो किया था। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन था F इज इक्वल टू माइनस du/dr के ऊपर, जिसमें आपको u दे के इसका एक छोटा सा 2 लाइन का इसका डिफरेंशिएशन करना था, 3 लाइन का, 3 लाइन में किया, आप नेक्स्ट बार इसको 2 लाइन में भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे क्या है कई बार इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, ठीक है, मुश्किल आती है, तो एक बार एक प्रैक्टिस आप इसकी करके अभी देख लो, ठीक है। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी के सारे टॉपिक नीट के पूरे 30 ईयर्स के आपको न्यूमेरिकल आगे देखो, है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा खुद करके देखो, इस खुशी के साथ, इस हैप्पीनेस के साथ इस क्वेश्चन को खुद करके देखो एक बार, कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की आपको डिस्टेंस बतानी है, u है a/x12 माइनस b/x⁻⁶ है। चलिए कीजिए इसको। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपने स्टडी। कर लिया आपने? चलो एक बार चेक करो, F इज इक्वल टू क्या किया बताओ, माइनस du/dr। आगे क्या बनेगा बेटा बताओ, माइनस d/dr a/x⁻12, d/dr को x कर लो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो r की वैल्यू को आप x कर लो, क्योंकि यहाँ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आपको x गिवन है, y गिवन हो तो y कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन के थ्रू। तो F इज इक्वल टू माइनस, अब क्या करो d/dr को अंदर ले जाओ, तो एक लाइन कम कर लो, a को पहले लिख लो, और d/dx, ठीक है, x की पावर -12, माइनस b को पहले लिख लो, d/dx, और x की पावर -6, और नेक्स्ट लाइन में इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दो। F इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ पे a और n x की पावर n-1, ठीक है, माइनस b n x की पावर n-1, ठीक है। तो F कितना आ जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो अलग, कितना आ जाएगा बताओ बेटा, -12a/x⁻13 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे 6b/x⁻7, ये आ गया बच्चों 12a/x⁻13 माइनस प्लस 6b/x⁻7, x⁻7। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चों फोर्स कितना होता है बताओ, जीरो होता है, तो फोर्स को यहाँ पे जीरो कर दो, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस का भी था साइन, जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 12a/x⁻13 माइनस 6b/x⁻7, ठीक है बच्चों। ये माइनस रह गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये प्लस अब माइनस हो गया, ठीक है, माइनस अंदर गया तो साइन इसके चेंज कर दिए। तो अब ये कितना आ जाएगा बताओ, 12a/x⁻13 इज इक्वल टू 6b/x⁻7, ठीक है, कट कर दो बेटा, x⁻7 से x13 तो x⁻6 बच गया, और 6 से ये कट के कितना बच गया 2, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे x⁻6, x की पावर 6 इज इक्वल टू 2a/b, 2a/b, x कितना आ जाएगा 2a/b की पावर 1/6, 2a/b की पावर 1/6, 2a/b की पावर, ये x का आंसर हो जाएगा 2a/b की पावर 1/6, 2, ठीक है बेटा, नोट कीजिए इस बात को, कितना अच्छा ये हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। तो इस तरह आज सभी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक के अंदर सभी बच्चे एक्सपर्ट बन चुके हैं, ठीक है बेटा। तो जल्दी ही अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करेंगे पावर टॉपिक अपने स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से नोट्स बना के इसको रिवाइज कर लेना, ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाए। ओके बेटा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट।